हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के लेक्चर में क्लास सेकेंड लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट चैप्टर का जो है पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें पिछले क्लास में कुछ थ्योरी पढ़ लिए थे, उनसे आगे आज पढ़ने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए ये खास होने वाली है। इसमें जो आप सभी को मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास होगी और टॉप 5000 क्वेश्चन प्लस करवाया जाएगा हर वो चैप्टर मिला करके, और 5 ईयर्स पहले का ओल्ड वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है अबाउट सेक्शन में दे दिया गया है, आप सभी वहां पे जा करके, और ये जो पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा। ये जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वहीं पे आएगा, तो आप सभी वहां पे जुड़ जाइए। आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाने वाली है, पीडीएफ आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, ये जो क्लास होगी उसका भी। और हर वो चैप्टर से 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्या हर वो चैप्टर से 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो आप सभी जुड़ जाइए। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में ये पढ़ लिए थे। ये पार्ट 1 में था। अब पार्ट 2 जो बनने जा रहा है ये लेक्चर, तो ये पार्ट 2 में यहाँ से शुरुआत होगी। ये चैप्टर फर्स्ट है, फिजिक्स के हैं, जल्द ही केमिस्ट्री का आएगी। पहले केमिस्ट्री के आने से पहले आप सभी को बता दिया जाए 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। क्या 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और सारा क्वेश्चन जो है ना अभी जो जितना पढ़े हैं ना उसी से रिलेटेड रहेगा। आप सभी को आंसर देने में सटीक रहेगा, और PYQ के मिलते जुलते रहेगा। क्या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिलते जुलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है व्युत्पन्न राशि क्या कहता है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यह एक वैसा राशि है जिसका मूल्य राशि से प्राप्त होता है। क्या मूल राशि से प्राप्त होता है, और उनका जो है क्षेत्रफल जो बनता है या आयतन जो बनता है, तो वो लंबाई के गुना करने के बाद लंबाई से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है क्या क्षेत्रफल प्राप्त होता है। क्षेत्रफल जैसे लंबाई को L लिखते हैं, L गुना L जब लिखेंगे तो क्या होगा, L² होगा, तो यही क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। जैसे आयतन को लिखते हैं मीटर क्यूब, उसी तरह से ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। जो मिलता जुलता रहता है ना, मूल राशि से मिलता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो मिलते जुलते रहता है मूल राशि से। तो अगला टॉपिक आता है मापन में त्रुटि। अगर किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसमें कोई त्रुटि आ जाता है, एरर आ जाता है, वो कैसे सही हो सकता है, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एरर इन मेजरमेंट, मापन कभी भी पूरी तरह से सटीक नहीं होता है। अगर कोई चीज़ मापते हैं, अभी आप सभी जाते हैं दुकान पे और वहाँ पे कोई सामान लेते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि थोड़ा न थोड़ा ज़्यादा अधिक कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये त्रुटियाँ कभी नहीं सही हो सकता है। क्या कभी नहीं सही हो सकती हैं पूरी तरह से, और इसमें हमेशा कुछ न अनिश्चितता का या त्रुटि एरर होता है। यानी कि थोड़ा बहुत 1.5-2 ग्राम के आसपास भी एरर आता है ना, तो समझिए एरर हुआ। अगर कोई चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो इस लेक्चर में जो है ना अगले जो क्लास आएगी उसमें और बेहतरीन से और बढ़िया चीज़, जैसे मेजर करते हैं तो कैसे त्रुटि को दूर किया जाता है, सारा कुछ जानकारी मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी समझ गए मापन में त्रुटियाँ कैसे होती हैं। कोई भी चीज़ मापते हैं तो त्रुटियाँ आती हैं। यही हुई मापन में त्रुटि। और अगला टॉपिक आता है अनियमित त्रुटियाँ। क्या अनियमित त्रुटियाँ सिंथेटिक एरर, ये वे त्रुटियाँ हैं जो एक ही दिशा में होती हैं। यह एक ऐसा त्रुटियाँ हैं जो एक ही दिशा में होती हैं। ये उपकरण के खामी के कारण होता है। उपकरण में कोई कमियाँ होती हैं, उनके कारण होते हैं। मापन की तकनीकी और मापने वाले जो होता है तराजू या कोई भी चीज़, उसमें जो तकनीकी का कमी रहता है उनके कारण होती हैं त्रुटियाँ। और या तो बाहरी प्रभाव के कारण होता है, या बाहरी प्रभाव मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सामान उससे अटैच रहता है, जुड़ी रहती हैं, उनके कारण त्रुटियाँ होती हैं। तो नियमित त्रुटि क्या होता है जान गए आप सभी। तो अगला टॉपिक कहता है यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर। क्या रैंडम एरर, यह एक अनियमित होती है और मापने के दौरान अचानक हो जाती हैं। मापने के द्वारा ये अचानक हो जाती हैं रैंडम एरर। अगर कोई, जैसे अभी जो आ गया तराजू, नई तराजू आ गया, डिजिटल तराजू आ गया है, जिसमें
मापने के दौरान थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, उनसे पहले सही रहता है। तो इनका स्रोत अज्ञात होती है, इनका स्रोत कोई भी ज्ञात नहीं हो सकती है, अज्ञात रहती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अचानक तापमान में बदलाव जानते हैं कि अगर कोई भी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या टेम्परेचर मापने वाली जो मशीन होती है उनमें ये कमियां आने की संभावना रहती है, कभी भी बदल सकती हैं। इसके बाद क्या कहता है, समर्थक अंक क्या सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मापन में सार्थक अंक वे विश्वसनीय अंक होते हैं जिसमें कोई अंतिम निश्चित अंक भी शामिल होता है। यह एक ऐसा अंक होता है जिसमें अंतिम वाले लास्ट वाले अनिश्चितता का अंक भी शामिल रहता है। जो निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, अज्ञात रहता है, वो अंक भी शामिल होता है। तो इनका कुछ नियम होता है, क्या सार्थक अंक का सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ नियम होता है। तो चलिए नियम देखते हैं और नियम के दौरान उनको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे। नियम क्या कहता है, सभी गैर शून्य अंक समर्थक होते हैं। मतलब कोई भी अगर शून्य अंक नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। क्या सार्थक अंक होगा। जैसे देखा जाए 253 में या 570 में जीरो है, लेकिन 571 में जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये 571 गैर शून्यक अंक हो गया, जिसमें जीरो ना हो वह एक गैर शून्यक अंक है, जो सार्थक अंक हुआ। क्या सार्थक अंक हुआ। सार्थक अंक में कहेगा गैर शून्यक अंक है, तो ऑप्शन में रहेगा 510 और 511, 571 इस तरह से रहेगा। तो आप सभी मारिएगा कौन कि गैर शून्य अंक कहता है, तो ये दोनों मारिएगा। क्या ये दोनों मारिएगा, क्या है कि जीरो वाला नहीं होगा। अगला इसी तरह कहता है दो गैर शून्यक अंकों के बीच के शून्यक भी सार्थक होते हैं। जैसे ये बिना जीरो वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 है, 5 है, एक अंक है, नंबर है और बीच में जीरो है। मतलब क्या कहते हैं, दो गैर शून्यक अंकों के बीच शून्य हो। जो बिना शून्य वाले अंक के बीच शून्य रहेगा वह क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे 2005 है, जैसे 2025 मान ले, 2025 मान ले, इसमें एक शून्य है, तो ये क्या हो गया, दो गैर शून्य अंक के बीच हो गया शून्यक सार्थक अंक। तो 2005 क्या हो गया, 4 अंक का सार्थक अंक हो गया। क्या हो गया, 4 अंक वाले सार्थक अंक। इसमें 4 अंक था इसलिए सार्थक अंक हुआ 4 अंक वाले। अब देखो दशमलव के बिना संख्या के अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते हैं, यानी कि दशमलव के बिना है, यानी 1200 जो है ये दशमलव के बिना है, या 1500 जो है ये दशमलव के बिना है। और इसमें क्या कहता है, अंतिम शून्य सार्थक नहीं होता। तो अंतिम शून्य सार्थक नहीं है, तो कितना हो गया, 1 और 2, मतलब 1 और 5, 1 और 2, ये क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। मतलब इसमें कितना सार्थक अंक है, तो 2 सार्थक अंक है। कैसे हुआ, तो अंतिम का जीरो वाले को सार्थक अंक माना नहीं जाता है, दशमलव रहता तो मान। यहाँ पे क्या कहते हैं, दशमलव के बिना संख्या में अंतिम शून्य अंक नहीं है। अगला टॉपिक आता है आपके सामने, विमीय विश्लेषण। विमा को कैसे विश्लेषण किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनका देखिए थ्योरी क्या कहता है। इसका उपयोग किसी भी समीकरण के विमा निश्चितता यानी कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की जांच करने के लिए किया जाता है। क्या विमीय स्थिरता को जांच करने के लिए किया जाता है विमीय विश्लेषण का उपयोग। और किसी भी भौतिक समीकरण जैसे कि कोई भी समीकरण होता है उसमें बाईं और दाईं और दोनों का राशि समान विमा होना चाहिए। डायमेंशन जो होता है समान होना चाहिए। क्या डायमेंशन दोनों का समान होना चाहिए। जैसे डायमेंशन किसी का क्या होता है नहीं होता है, ये एक अगले वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। कुल
30 मात्रक वाले शब्द का डायमेंशनल दिया जाएगा और उसको जो है आप लोगों को तैयारी करना है। इस पे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। कल के क्लास में क्वेश्चन आने वाली है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के सामने। 30 क्वेश्चन आएगी और उसका आंसर भी मिलने वाला है, क्वेश्चन के साथ आंसर। और ये जो PDF आज आप सभी को ख़त्म हो गई है, तो ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप अबाउट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइए। ये PDF वहीं पे मिलेगी, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF मिलेगी। और जो 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा वो 30 क्वेश्चन मात्र एक ही दिन में करवाया जाएगा, एक ही क्लास में करवाया जाएगा। तो आप सभी जुड़िए और क्लास को मज़े से कीजिए और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाइए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में